लेकिन काका, आपको इस कहानी के बारे में इतनी बारीकी से कैसे पता है? रामदीन बेटा, मुझे इस कहानी के बारे में इतनी बारीकियों से इसलिए पता है क्योंकि ये हादसा मेरी आंखों के सामने ही हुआ था। शांति देवी और उसके पति बलवीर को जब गांव वाले जला रहे थे तो वो दर्द से छटपटा रहे थे, जैसे वो मरना नहीं चाहते थे। आखिर में उनकी मौत के बाद उन दोनों की आत्माएं घूमती रहती हैं। वो दोनों हमेशा इंसान की तलाश में रहते हैं ताकि उन्हें जिंदा मारकर उनका ताजा ताजा खून पी सकें। ये कहानी उत्तर प्रदेश के चंद्रवा गांव की है। चंद्रवा गांव के लोग मिलजुल कर और खुशी खुशी रहते थे, लेकिन रात होते ही पूरे गांव में सन्नाटा पसर जाता था और घरों के दरवाजे बंद होने लगते थे। इसी गांव में एक डाकिया रहता था जिसका नाम रामदीन शास्त्री था। वो रोज सुबह चिट्ठियां लेकर निकलता और सबको वक्त पर पहुंचाता। देखो सर, मेरे काम का तो एक ही उसूल है, सर्दी हो या गर्मी, चिट्ठियां समय पर पहुंचाना जरूरी है। हाँ भाई रामदीन, तुम्हारा काम तो सच में सबसे अलग है। मैं तो तुम्हारी हमेशा से ही तारीफ करता हूँ। चलो ठीक है सर, अब चलता हूँ, समय पर चिट्ठी पहुँचानी है। रामदीन अपनी साइकिल के साथ बाहर निकल जाता है। इस गांव में शाम होने पर गांव में जब बिजली जाती थी तो लोग एक पेड़ के नीचे बैठकर आपस में बातें किया करते थे। गांव में रात को दूर कहीं भेड़िए की आने वाली आवाजें डर पैदा कर देती थी। अरे भैया, आज तो लाइट ने हद ही कर दी। 2 घंटे बीत गए, लाइट का कहीं नामो निशान नहीं है। हाँ भाई, ऊपर से ये डरावनी रात, ना जाने कब ये लाइट आएगी। तो शुरू करें आज की कहानी। ना, आज तो रहने ही दो बद्री काका, लाइट गए हुए घंटों बीत गए, ऊपर से डर भी लग रहा है। गांव के बद्री काका अक्सर गांव वालों को सच्ची घटनाओं के बारे में बताते थे, जिन्हें सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। लेकिन आज उन्होंने कोई कहानी नहीं सुनाई। अगले दिन बादलों में बिजली कड़क रही थी। घने बादल होने वाली बारिश का इशारा कर रहे थे। उसी दिन डाकघर में मुंशी को एक चिट्ठी मिलती है। अरे रामदीन, ये कैसी चिट्ठी है? सर, मैं तो इस चिट्ठी को आज ही देख रहा हूँ। अरे भाई, मैं तो इस चिट्ठी को कई महीने से देख रहा हूँ। कोई इसे सही पते पर पहुँचाता क्यों नहीं? कोई बात नहीं सर, किसी की नजर नहीं पड़ी होगी। लाओ, मुझे दे दो, मैं इसे सही पते पर दे आऊंगा। लेकिन इस पर पता कहाँ का लिखा है? चिट्ठी तो शांति देवी की है, पीपल वाले मोड़ की। मुंशी ने जैसे ही उस नाम और पते को पढ़ा तो कुछ तो अजीब सी हलचल हुई जो रामदीन और मुंशी के परे थी। सर, किस तारीख की है ये चिट्ठी? कोई 3 महीने पुरानी लगती है, फिर भी किसी की नजर में नहीं आई। बड़ी अजीब बात है। कोई बात नहीं सर, अगर मेरी ड्यूटी है तो मैं जरूर इस चिट्ठी को सही पते पर पहुंचा दूंगा। लेकिन रामदीन, मौसम भी देख लेना, आज सुबह से ही मौसम ठीक नहीं है। इस मौसम की वजह से छोटा सा सफर भी घंटों का हो सकता है। अरे सर, बारिश हो या जाड़ा, चिट्ठी पहुंचाना मेरा काम है, आप फिक्र ना करें, मैं इसे समय पर पहुंचा दूंगा। रामदीन ने झोले में चिट्ठी रख ली और चुपचाप अपने साइकिल के साथ निकल पड़ा। बाहर बादल काले हो चुके थे और इसके साथ बिना बारिश बिजलियां भी चमक रही थी, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं। काफ़ी समय तक साइकिल के साथ सफ़र करने के बाद शाम हो चुकी थी। बारिश भी हल्की हल्की होने लगी थी। काली रात में कीड़े मकोड़ों की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन माहौल में अजीब सा सन्नाटा था। रास्ता कीचड़ से भरा था
और चारों तरफ अंधेरा था। कभी बस बारिश की टप टप आवाजें हो रही थी और कभी कभी बिजली की चमक। ये रास्ता तो पूरा कीचड़ से भरा है और ये दूसरा रास्ता पहले से भी ज्यादा वीरान लग रहा है। लेकिन कीचड़ वाले रास्ते से मेरी साइकिल नहीं निकल पाएगी। कुछ दूर आगे चलने के बाद उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी जिसके पास हल्की रोशनी थी। हाँ, ये जगह सही है। साइकिल यहीं छोड़ देता हूँ। बाकी रास्ता पैदल तय करूँगा। जैसे ही वो झोपड़ी की ओर बढ़ा, अंदर से अजीब आवाजें आने लगी। ये किसकी आवाज है? कुछ स्पष्ट सुनाई नहीं देता। वो कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर हिम्मत जुटाकर झोपड़ी की ओर बढ़ा। वो जैसे ही पास पहुंचा, अंदर सब कुछ अचानक शांत हो गया। कोई है क्या? थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी झोपड़ी से बाहर आया। हाँ बेटा, क्या बात है? बाबूजी, मुझे एक चिट्ठी पहुंचानी है। ये पीपल वाला मोड़ कहाँ पड़ेगा? ये तो कुछ दूर आगे चलकर ही पड़ेगा। ठीक है बाबूजी, मैं साइकिल यहीं छोड़ देता हूँ। आगे पैदल जाऊंगा क्योंकि बारिश में साइकिल चलाकर जाना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है बेटा, जल्दी जाओ। रामदीन ने साइकिल एक किनारे लगाई और पैदल चल पड़ा। शुरू के कुछ मिनट ठीक थे, फिर अचानक मौसम बिगड़ गया। बारिश तेज हो गई और जमीन पर कीड़े रेंगने लगे। कहीं दूर से आने वाली किसी जानवर की आवाज वहां के माहौल को डरावना बनाने लगी। ये तो मौसम और भी बिगड़ता जा रहा है। मुझे तेजी से अपने कदम बढ़ाने होंगे। जब तक रामदीन उस पते वाली कोठी पर पहुंचता है, तब तक उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, लेकिन उसके थैले में रखी चिट्ठी पूरी तरह से सुरक्षित थी। कोई है क्या? सवाल पूछते हुए उसने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने दरवाज़ा दोबारा खटखटाया। तब दरवाज़ा चर्र की आवाज़ के साथ अपने आप खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। फिर रामदीन ने कांपते हाथों से टॉर्च निकाली। टॉर्च की रोशनी झपक रही थी, जैसे किसी डरावने खेल का हिस्सा हो। जैसे ही वो भीतर दाखिल हुआ, दीवारों पर पुराने जाले और कोने में रखी एक टूटी लकड़ी की कुर्सी पर एक डरावनी गुड़िया दिखाई दी। उस गुड़िया की आंखें सीधी उसकी तरफ थीं। ये गुड़िया तो जैसे मुझे ही देख रही है, लेकिन ऐसी अजीब चीज यहाँ क्यों पड़ी है? तभी किसी की फुसफुसाहट उसके कान के पास आई। रामदीन ने झटके से पीछे पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो पूरी तरह कांपने लगा। अचानक दीवार पर एक औरत की परछाई दिखाई दी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा धुंधला और वो उल्टी लटकी हुई थी। उसके पैर छत से चिपके थे और हाथ हवा में हिल रहे थे। कौन हो आप? मैं सिर्फ चिट्ठी देने आया हूँ। उसने कांपते हाथों को झोले की तरफ बढ़ाया। तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। रामदीन ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन गला सूख चुका था। उसकी आवाज बाहर ही नहीं निकल पाई। रामदीन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी टॉर्च बुझ चुकी थी। अब बस सन्नाटा था और उसकी धड़कनों की आवाज। अचानक एक झटका सा लगा और जब उसे होश आया तो उसने खुद को पीपल के पेड़ के नीचे पाया। कपड़े सूखे थे, लेकिन चिट्ठी अब भी उसके झोले में थी। ये मैं कहाँ आ गया? वो औरत कौन थी?
और वो किस चिट्ठी की बात कर रही थी? रामदीन ने जब चारों तरफ नजर दौड़ाई तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसे अभी ऐसा लग रहा था कि वो औरत एकदम से उसके सामने आ जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा। फिर रामदीन ने और कुछ भी ज्यादा नहीं सोचा और सीधा भागता हुआ उसी झोपड़ी के पास पहुंच गया जहां पर उसकी साइकिल रखी हुई थी। लेकिन अंदर अब सब कुछ बदल चुका था। रामदीन ने जैसे ही झोपड़ी के अंदर झांका, उस बूढ़े आदमी का पूरा शरीर अब डरावना बन चुका था। क्यों रामदीन बाबू, मेरी पत्नी को चिट्ठी दिए बिना लौट आए? कौन हो तुम? झोपड़ी के अंदर दो आकृतियां खड़ी थी, एक आदमी और एक औरत। दोनों का चेहरा आग में झुलसा हुआ था। इतना इंतजार किया, आखिर तुम मेरी चिट्ठी लेकर आ ही गए। झोपड़ी में खड़ा बूढ़ा आदमी एक टक रामदीन को देख रहा था। कौन सी चिट्ठी? मेरे पास तुम्हारी कोई भी चिट्ठी नहीं है। रामदीन उन दो डरावने चेहरे को देखकर इतनी बुरी तरह डर गया था कि वो बिना पीछे देखे उल्टे पांव भागने लगा। पूरा रास्ता बारिश, कीचड़ और घना अंधेरे से भरा पड़ा था। इस दौरान पेड़ों की सरसराहट, झाड़ियों की खड़खड़ाहट और पीछे से आती उन दोनों शख्स की डरावनी फुसफुसाहटें सुनाई पड़ती थी। भगवान, आज बचा लेना। अगर जिंदा बचा तो आज के बाद कभी भी इस पीपल वाले मोड़ पर लौट कर नहीं आऊंगा। रामदीन दौड़ता रहा, गिरा और फिर उठा, फिर सीधा गांव पहुंचा और अपने घर के अंदर घुस गया। उसने दरवाज़ा बंद किया और ज़मीन पर बैठ गया। उस दिन के बाद से रामदीन बिल्कुल चुप हो गया। उसने किसी से भी बात नहीं की, डाकघर भी जाना छोड़ दिया और फिर कुछ ही दिनों में नौकरी भी छोड़ दी। एक दिन जब अचानक गांव की बिजली चली जाती है तो रामदीन बद्री काका और गांव के दूसरे लोगों के पास जाकर कहानियां सुनने लगा। तो ये कहानी थी बलराम और शांति देवी की, जिसे गांव के लोगों ने उस पीपल वाले मोड़ पर जलाकर मार डाला था। लेकिन काका, आपको इस कहानी के बारे में इतनी बारीकी से कैसे पता है? रामदीन बेटा, मुझे इस कहानी के बारे में इतनी बारीकियों से इसलिए पता है क्योंकि ये हादसा मेरी आंखों के सामने ही हुआ था। शांति देवी और उसके पति बलवीर को जब गांव वाले जला रहे थे तो वो दर्द से छटपटा रहे थे, जैसे वो मरना नहीं चाहते थे। आखिर में उनकी मौत के बाद उन दोनों की आत्माएं घूमती रहती हैं। वो दोनों हमेशा इंसान की तलाश में रहते हैं ताकि उन्हें जिंदा मारकर उनका ताजा ताजा खून पी सकें। बद्री काका की बात सुनकर रामदीन की रूह कांप गई। उसे समझ आ गया था कि वो मौत के मुंह से बचकर लौटा है। कुछ देर बाद गुमसुम और चुपचाप वो अपने घर की तरफ बढ़ जाता है। आज भी गांव में लोग कहते हैं, अगर बरसात की रात हो और कोई डाकिया उस रास्ते से गुजरे तो एक धीमी सी आवाज जरूर सुनाई देती है। डाकिया बाबू, मेरी चिट्ठी तो दे दो।